ट्रांसपेरेंसी कम कर देता हूँ और सिर्फ ज्योमेट्री पे ध्यान केंद्रित करते हैं, कुछ ऐसे, कुछ इस प्रकार से ये दूर हो जाएगा। और वैसे ही ए जो है बी को लगाएगा रिएक्शन 2, ठीक है। स्ट्रिंग कितना एंगल बना रहा है 32, तो यहाँ पर भी अगर मैं वर्टिकल खींचूं तो स्ट्रिंग कितना एंगल बनाएगा 32। तो ये अगर T2 है तो ये हो जाएगा T2 साइन थीटा और ये हो जाएगा T2 कॉस थीटा। आज के सवाल में 5 मिनट के अंदर फ्री बॉडी से लेके अननोन फोर्सेस के कैलकुलेशन तक सब कुछ सिखा देंगे। वैसे इस टॉपिक को हम कहते हैं 2D इक्विलिब्रियम। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये जो सवाल आज हम बनाने वाले हैं ये पुणे यूनिवर्सिटी में सन 2016 दिसंबर के पेपर में पूछा गया था 6 अंकों के लिए, 6 मार्क्स के लिए। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस अरेंजमेंट को सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ और फिर क्या करना है, क्या कैलकुलेशंस करने हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है। शुरुआत करें तो आपके सामने है 2 स्फीयर्स, जिसको कि जब भी आप कहीं सर भी देखोगे तो वो सर्कल जैसा दिखाई देगा। ये दोनों के दोनों संपर्क में। मान लीजिए कि ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो है 2 और ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है स्फीयर बी का इस वॉल के साथ ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है 1, ठीक है। 1 2 इसलिए कह रहा हूँ कि बाद में हम रिएक्शंस लगाएंगे। तो बच्चों आप एक चीज़ याद रखिए, जब भी कोई 2 बॉडीज एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं तो वहाँ पे लगता है एक्शन रिएक्शन, ठीक है। एक लगाएगा एक्शन तो दूसरा लगाएगा रिएक्शन, तो 2 फोर्स के पेयर मिलेंगे आप। दूसरा, यहाँ पर स्ट्रिंग AC और स्ट्रिंग BC के माध्यम से इन दोनों स्फीयर्स को लटकाया गया है। अंग्रेजी में बोलते हैं दे हैव बीन सस्पेंडेड। अब सस्पेंड है, ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर एक प्रकार से ये दोनों स्ट्रिंग क्या कर रहे हैं, इन दोनों को सपोर्ट दे रहे हैं। तो वो सपोर्ट देते हैं तनाव के माध्यम से। तनाव मतलब एक टेंशन फोर्स डेवलप होता है, ठीक है। यहाँ पर एक टेंशन डेवलप होगा, थोड़ी देर में फ्री बॉडी में दिखाएंगे आपको। यहाँ पर भी टेंशन डेवलप होगा जो कि इसके वजन को सपोर्ट करेंगे। तो जब सारे फोर्सेस लगाएंगे ना तो आपको बेहतर तरीके से इन बातों को आप समझ पाएंगे। आप देखिए यहाँ पर कुछ आपको डायमेंशंस भी दिए हुए हैं। ये टॉप मोस्ट, ये यहाँ पर ये जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट से C से लेके सेंटर तक ये 200 है। दूसरी बात, यहाँ पर ये 120 का है डायमीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा 60। ये है डायमीटर 80, तो इसका रेडियस हो जाएगा 40। समझ में आया? अब इसके बाद आपका सबसे पहला काम क्या बनता है कि इस थीटा को आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग में एक फोर्स डेवलप होगा। सिर्फ फोर्स से काम नहीं चलता, वो कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ या फिर वर्टिकल के साथ, ये पता करना बड़ा जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस थीटा को कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए मैं इन सारे पोर्शन को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी कम कर देता हूँ और सिर्फ ज्योमेट्री पे ध्यान केंद्रित करते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सर ने ये 100 कैसे लिख दिया। कारण ये है कि देखिए बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, अब आप सोचिए कितना है सर। ये 80 का आधा करेंगे तो ये 40 आ जाएगा और ये 120 का आधा करेंगे तो सर 60 आ जाएगा। इन दोनों को जब आप जोड़ लोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई आपकी कितनी आ जाएगी सर, 100 के बराबर। क्या इतना आपको समझ में आया? हाँ सर, बिल्कुल समझ गए। दूसरी बात ये है सर, आपने एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है, हम देख सकते हैं। ये जो है ये कितना है, तो सर ये तो 40 के बराबर है, मानते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 200 है। तो 200 में से जब आप इस 40 को घटा दोगे तो ये कितना बचेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो सर ये बच जाएगा आपका 200 में से 40 गया, 160 बचा। आप देखिए आपके सामने एक ट्रायंगल है, एंगल के सामने वाला जो साइड होता है ऑपोजिट मतलब परपेंडिकुलर और इधर वाला बेस। तो tan थीटा बराबर 100/160 कर लो, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 32 अप्रॉक्सीमेटली। 0.009 भी आता है तो मैंने 32 कर दिया उसको। इतना तो तुम समझ गए, ठीक है। एंगल कैलकुलेशन हमने कर लिया। इस एंगल को अब जरा मैं अपडेट कर देता हूँ मेन बॉडी में। अब आपको क्या करना है, बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। कौन सी बॉडीज को आप कंसीडर करेंगे, तो हम स्फीयर ए को और स्फीयर बी को ध्यान में रखेंगे। तो इन दोनों को सबसे पहले एक दूसरे से अलग करना है, फ्री करना है। और दूसरा, ये जो स्फीयर बी है ना वो इस वॉल से संपर्क में है, तो इसको वॉल से भी दूर करना है। कुछ इस प्रकार से ये दूर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, अब क्या करें? अब आप देखिए कि इनके मासेस कितने दिए हुए हैं। तो ये जो स्फीयर ए है इसका मास दिया है 10, तो 10 को जैसे ही तुम g से मल्टीप्लाई करोगे, धरती में हो ना, तो ये कितना आ जाएगा 98.1। तो कहाँ लगेगा 98.1? नीचे। उसी प्रकार से ये जो 20 है इसको भी तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे सर? 9.81 से। तो ये कितना आ जाएगा सर? यहाँ पर 196 आ जाएगा। समझ गए इतना? हाँ सर। अब ये सर बाकी आपने क्या किया है, तो ये टेंशन इन द स्ट्रिंग है, इसको मैंने कहा T2। ये टेंशन इन स्ट्रिंग BC है, इसको मैंने कहा T1। समझते जाओ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये कॉन्टैक्ट पॉइंट 2 है और ये जो है ये कॉन्टैक्ट पॉइंट 1 है। तो यहाँ पर देखो, अगर B से A पर लगता है एक्शन तो वैसे ही A से B पर लगेगा रिएक्शन, ठीक है। तो B जो है वो A को लगाएगा रिएक्शन 2 और वैसे ही A जो है B को लगाएगा रिएक्शन 2, ठीक है।
ये जो है ना, ये वाला जो फोर्स है, ये जो R2 है ये B से A की तरफ आ रहा है, और ये वाला जो R2 है वो A से B की तरफ आ रहा है। ठीक है, एक्शन रिएक्शन बोलोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ सर, ये भी समझ गए। और ये जो वॉल के साथ है यहाँ पे संपर्क, तो वॉल जो लगा रहा है स्फीयर B पे वो R1 है, और दूसरा स्फीयर B जो वॉल पे लगा रहा है वो भी R1 है। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट, न्यूटन का तीसरा नियम बहुत बढ़िया तरीके से फॉलो हो रहा है। 5 मिनट हो गए भाई, अब इसको मैं खत्म करूंगा अगले 1 मिनट में। क्या फ्री बॉडी सबको समझ में आया? ठीक है, बड़े प्रेम के साथ मैंने बनाया। यहाँ पे इस थीटा को मैंने अपडेट भी कर दिया। अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे वर्टिकल के साथ ये स्ट्रिंग कितना एंगल बना रहा है? 32। तो यहाँ पर भी अगर मैं वर्टिकल खींचूं तो स्ट्रिंग कितना एंगल बनाएगा? 32। तो स्ट्रिंग में ही तो टेंशन है, T2। अब आप क्या कर सकते हो बच्चों, आपको याद होगा एंगल जो होता है, ये जो ऐसा अगर मैं बनाऊं, ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे एंगल है, इसके सामने में क्या आता है सर? साइन कंपोनेंट आता है। अगर ये x है तो ये हो जाएगा x साइन थीटा, तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा? x कॉस थीटा। हमेशा याद रखें एंगल के सामने वाला साइड मतलब साइन कंपोनेंट। तो ये अगर T2 है तो ये हो जाएगा T2 साइन थीटा, और ये हो जाएगा T2 कॉस थीटा। थीटा मतलब यहाँ पर 32 डिग्री है, समझ गए? अच्छा, अब समय आ गया है इक्विलिब्रियम कंडीशंस का इस्तेमाल करने का। समेशन fx0, समेशन fy0। तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ समेशन fy0। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि जब मैं देख सकता हूं यहाँ पर 2 ही फोर्सेस आते हैं समेशन fy करने पर, और एक अननोन बचता है। ठीक है, तो हमेशा एक अननोन ज्यादा फायदेमंद है। एक इक्वेशन एक अननोन कौन नहीं चाहता? ठीक है जी। तो ये सर ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको रखेंगे हम प्लस में t cos 32, ये नीचे तो इसको रखेंगे माइनस में। लिख लो, एक इक्वेशन एक अननोन T2 की वैल्यू आ गई 115.67। हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं समेशन fx बराबर 0 करने के लिए। तो सर यहाँ पर तो ये T2 साइन 32 राइट में जा रहा है तो ये प्लस में रहेगा, R2 लेफ्ट में जा रहा है तो ये माइनस में रहेगा। T2 साइन 32 माइनस R2 बराबर 0 करना है आपको। T2 की वैल्यू कितनी आ गई सर? 115। वो कहाँ पे रखोगे? इधर रखो। एक इक्वेशन एक अननोन R2 के लिए सॉल्व करो, 61.3। खेल खत्म? हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम स्फीयर B पे। देखो लिखते हैं, चलो सबसे पहले मैं लगाऊंगा समेशन fy0। उससे होगा क्या सर? एक तो T1 आ रहा है और एक ये 196, एक इक्वेशन एक अननोन सर, खेल खत्म हो जाएगा। तो ये ऊपर है सर तो प्लस, ये नीचे है तो माइनस, प्लस T1 माइनस 196.2 लिखो, सॉल्व करो, बहुत ही सिंपल है। T1 बराबर 196 आ गया, 0.2। अंत में देखिए बच्चों, ये तो बहुत ही आसान हो गया, मतलब समेशन fx0 करोगे आप तो R2 प्लस में लोगे क्योंकि ये दाएं तरफ है, R1 माइनस में लोगे तो ये बाएं तरफ है, तो बस हो गया प्लस R2 माइनस R1 बराबर 0। और आपको पहले से R2 की वैल्यू पता है जो कि आप यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे रखोगे R2 की वैल्यू, आपको R1 मिल जाएगा। कितना आ जाएगा R1? जितना कि R2 है, 61.3। भाई ये सवाल का हो गया है काम तमाम। मैंने बड़े ही सरल तरीके से आपके सामने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन को प्रस्तुत किया है। और अगर इसी प्रकार का कंटेंट आप बड़ी डिटेल में ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, अगर फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपके करिकुलम में है तो आपको इस कोर्स में ज़रूर एनरोल करना चाहिए और इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने सारा कंटेंट बनाया और बहुत सारे स्टूडेंट्स इनफैक्ट मुझे डाउट्स भी भेजते हैं अपने लिए। कई बार बच्चे गूगल मीट में सेशन भी मेरे साथ फिक्स करते हैं कि सर हम अच्छे से सीख सकें। इनफैक्ट डाउट पूछने के लिए बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली मेरे साथ 1-to-1 चैट करके मतलब वीडियो में बात करके हम लोग डाउट्स भी क्लियर करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी इसका फ़ायदा उठाइए। और जब आप देखोगे ना कोर्स इस लेवल का है, इतनी एडवांस टेक्निक मैंने यूज़ की है, जैसे कि आप इन वीडियोज़ में देख रहे हैं, आपका बहुत फ़ायदा होगा। आपका जो आउटलुक है बहुत अच्छा बढ़ेगा। इनफैक्ट अगर आप सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो आपको ऐसे कोर्सेज के माध्यम से ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक, क्योंकि मैकेनिक्स बेस है सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सीखोगे तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड सीखोगे, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड सीखोगे, थ्योरी ऑफ मशीन सीखोगे, मशीन डिज़ाइन सीखोगे। ये सब जगह मैकेनिक्स भरपूर रूप से कार्य में आता है। इसको अच्छे से अभी से फंडामेंटली सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों ये तो रही मैकेनिक्स की बात। इसके अलावा एक और कोर्स मेरे एप्लीकेशन में चल रहा है जो कि है इंजीनियरिंग ड्राइंग। सबसे पॉपुलर कोर्स तो वैसे यही है, ठीक है। आओ ऐप को डाउनलोड करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अपना सिलेबस और मैंने जो सिलेबस दिया है उसको मैच करो। वैसे मैंने भारत के समक्ष जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके सिलेबस को मिलाकर ही अपना सिलेबस बनाया, तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है और ये बहुत अच्छा हो सकता है कि आपको उतना लंबा पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल आइकन को दबाएं जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर चला जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।